हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 हिंदी ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो कि एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी ग्रामर के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनको मैं करा रहा हूं। इसके पहले भी हिंदी ग्रामर के जो पोर्शन मैंने अपलोड किया था वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? जो कि संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में ले लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में शब्द आप पढ़ रहे होते हैं, उसी शब्द को डायरेक्ट यदि हिंदी में ले लिया जाए और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, टू कॉपी ज्यों का त्यों संस्कृत से हिंदी में लिया गया शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। 2 अंक का क्वेश्चन या कभी कभी एक वाक्य में उत्तर पूछ दिया जाता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में लिए जाते हैं, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाएगा तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में लिया गया शब्द जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाता है क्या? तो तत्सम शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम शब्द। अगला आपका क्वेश्चन है मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। क्योंकि आपको पता है कि मुहावरा जो होता है मुहावरा जो होता है वो वाक्यों के बीच में प्रयोग होता है और लोकोक्ति जो होता है खुद का एक वाक्य स्वरूप होता है। तो यहाँ पर पहला नंबर है, मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं होता जब तक कि इसका अस्तित्व नहीं होता। कब तक? जब तक कि इसको वाक्य में प्रयोग ना किया जाए। जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व होता है और इसका प्रयोग भी होता है। मतलब खुद का एक वाक्य है, पूर्ण रूप से एक अर्थ को निखारता है, लेकिन मुहावरा पूर्ण रूप से एक अर्थ को नहीं निखारता। इसका हम प्रयोग किसी वाक्य के बीच में करते हैं। मुहावरे के लिए तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लोकोक्ति के लिए एक तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है। यहां भी तदनुरूप आप कर लीजिएगा, ऐसा तदनुरूप एक संदर्भ कहने का मतलब समझिएगा। मुहावरे में जरूरी नहीं है कि एक आपका पूर्ण रूप से अर्थ निकले, क्योंकि इसे एक वाक्य की आवश्यकता होती है, वाक्य में प्रयोग होता है। जबकि लोकोक्ति में जरूरी है कि एक निश्चित संदर्भ हो जिसका वो अर्थ दे सके, ये होता है। तो 2 डिफरेंस है, तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा है विशेषण की परिभाषा लिखना है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। छोटे क्वेश्चन है, विशेषण की परिभाषा लिखना आपको। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की क्या करते हैं? विशेषता बतलाते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि प्यारे बच्चों क्रिया विशेषण की यदि बात करें तो क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोहा छंद के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण तो सबको पता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो ये उदाहरण तो आपको दोहा आप लोग रामायण में बहुत सारा सुने होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसके लक्षण क्या है? तो इनके लक्षण ये मात्रिक छंद है, अर्थात इनके मात्राओं के आधार पर इनकी गणना की जाती है। इनमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण? 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों में, मतलब दूसरे और चौथे में, अंत में गुरु लघु होता है। यानी गुरु और लघु, लास्ट के जो भी शब्द होंगे गुरु और लघु होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर काय, काय में आपका गुरु फिर लघु, बौराय राय में गुरु और लघु, सम चरणों की बात की जा रही है। तो दोहा छंद के आपके लक्षण मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, चौथे और दूसरे में 11-11 मात्राएं होते हैं। सम चरणों में गुरु और लघु होता है अंत में। ठीक है, क्लियर है? तो कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए, या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानस चून। सॉरी, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसको आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, या तो ये भी सही है, कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय,
वा खाए बौराए नर, वा या पाए बौराए, इसको भी आप लिख सकते हो। दोहा का एक उदाहरण, या कोई भी दोहा ले सकते हो आप लोग, कबीर का दोहा, रहीम का दोहा, जिसका भी ले सकते हैं, तुलसीदास का दोहा, जो भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगला है मत्स्यगंध सवैया के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछा जाता है, उतना 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसके आप लक्षण फिर भी याद रखें कि इस छंद में 4 चरण होते हैं। मत्स्यगंध सवैया के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण, जितने भी 4 चरण हैं उनमें 23 वर्ण होंगे और प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण ये है, उदाहरण आप, दुल्हन श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल, सुंदरी वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानगी, कंगन की नंकी परछाही, यात सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारत नहीं। यहाँ पे श्रृंगार रस भी है। ये श्रृंगार रस का एग्जाम्पल हम लोग याद कराते हैं बच्चों को कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नंकी परछाई, यात सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारत नहीं। तो ये आप श्रृंगार रस का उदाहरण भी याद कर सकते हो। ये जो 2 लाइन आप याद कर लोगे तो श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। ओज गुण का एक विशेषता बताना है। ओज गुण मतलब जहां अपने देश के प्रति प्रेम हो, ओज हो, वीर हो, राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति भाव हो, उसे हम ओज गुण कहते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप तैयार कर लिया करें। जो भी छोटे क्वेश्चन, 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर में, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को करा रहा हूं, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो अच्छे तरीके से तैयार करें। तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखना है, अंतर डिफरेंस लिखना है तत्सम और तद्भव। हमने भी तत्सम आपको समझाए थे, जो कि डायरेक्ट संस्कृत से अपरिवर्तित रूप हिंदी में ले लिए जाते हैं मूल शब्दों के रूप में, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। लेकिन जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप हिंदी में शामिल किए गए हैं या कि दूसरे गुजराती में, पंजाबी में शामिल किए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किया गया है, वो एक तत्सम शब्द कहलाते हैं, मतलब जो डायरेक्ट संस्कृत से ले लिए गए हैं। लेकिन जो संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिल रहे हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते 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 हम दूसरे शब्दों में इसका प्रयोग करने लग गए हैं, तो वो एक परिवर्तित रूप हमें मिल गया है। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों तद्भव। यानी संस्कृत से डायरेक्ट बिना परिवर्तित जो भी शब्द है, 2 कॉपी है संस्कृत का, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव क्या है? एक प्रकार से अपभ्रंश, मतलब उसका टूटा फूटा भाग, मुख्य रूप से संस्कृत शब्द है लेकिन उससे टूटा फूटा भाग जो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब परिवर्तित रूप प्रयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर दूरदर्शन, आयुक्त, आकाशवाणी, क्रय शक्ति आदि, ये सभी के सभी क्या है? तत्सम है। लेकिन वहीं पे यदि हम देख लें तो काजर, कृपा, पक्षी, भगत, रतन, परीक्षा, किशन व करम, ये सब के सब तद्भव है, मतलब संस्कृत के परिष्कृत रूप है, परिवर्तित रूप है। और यदि हम दूरदर्शन की बात करें, ये अपरिवर्तित है, ये संस्कृत में भी ऐसे ही है और हिंदी में भी ऐसे ही है। तो तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर जो है, डिफरेंस क्लियर है। 2 अंक के पूछे जाएंगे, 2 आपसे बनना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? तो आपके आसपास सामान्य बोलचाल में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसी भाषा को हम बोली कहेंगे। कहने का मतलब एक छोटी सी इकाई में जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। यानी प्रयुक्त होने वाले शब्द, अपने स्थानीय स्तर पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिस शब्दों के आदान प्रदान से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को देख पाते हैं, उनको कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो वो बोली है। स्थानीय भाषा को हम क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। यानी बोली जो है भाषा का एक लघुत्तम इकाई है, सूक्ष्म रूप है। बड़े से क्षेत्र में जब बोला जाता है उसे हम भाषा कह देते हैं,
विभाषा, राजभाषा कहते हैं। लेकिन वो छोटे से क्षेत्र में जैसे आपका बुंदेली है, निमाड़ी है, मालवी है, यहाँ पर बोली बोली जाती है। तो बोली किसे कहते हैं? स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं, जो छोटा भाषा होता है उसे हम बोली कहते हैं। मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली कुछ बोलियों के नाम बताना है तो बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। हमने अभी बताया बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। जैसे हम लोग बघेली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बघेल खंड, हमारा जो शहडोल है वो बघेल खंड में आता है। जैसे निमाड़ी है खरगोन, खंडवा, मालवी है इंदौर, ऐसे बुंदेली है टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, ये बुंदेली। तो ये हमारे बोले जाने वाली बोलियां हैं, 4 बोली, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। मध्य प्रदेश के लिए है फिर बच्चों, ठीक है, किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिधा शब्द शक्ति एवं लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभिधा शब्द शक्ति एवं लक्षणा शब्द शक्ति में क्या डिफरेंस है, इनको आपको समझाना है। तो इसको देखिएगा, जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अभिधा शब्द या शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब किसी चीज को यदि बोला जाए और उसका डायरेक्ट अर्थ निकले उसे हम अभिधा कहते हैं। जैसे गाय बड़ा उपयोगी पशु है, ठीक है, लेकिन इस लक्षणा में लक्षण दिखे, हम किसी बात को कहें, हम बड़ी बात को कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न प्रकार से निकल रहा हो, उस बात से छिपी हुई अर्थ निकले, उसे हम लक्षणा कहेंगे। जैसे गोपाल उल्लू है, कोई लड़का उल्लू तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है कि गोपाल क्या है? एक मूर्ख है। तो अभिधा में क्या होता है? अभिधा में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कोई शब्द बोला गया उसका डायरेक्ट अर्थ निकल रहा होता है, लेकिन लक्षणा में नहीं होता। लक्षणा में कोई व्यक्ति किसी शब्द को लक्षण के रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है, बताता है, और उसका अर्थ कोई और भिन्न प्रकार से अर्थ निकल रहा होता है, उसे कहते हैं लक्षणा। ये चीज बोला गया है यहाँ पर, जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो, मतलब डायरेक्ट प्रचलित जो भी हमारे क्षेत्र में प्रचलित हो उसका हमें ज्ञान हो जाए, अनुभूति हो जाए, उसे हम कहेंगे अभिधा। गाय बड़ा उपयोगी पशु है तो वाकई में सही है, लेकिन गोपाल उल्लू है, कोई लड़का उल्लू हो सकता नहीं, लेकिन यहां पर उल्लू का तात्पर्य मूर्खता से है। तो इसमें शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है। कहने वाला व्यक्ति किसी प्रयोजन या लक्ष्य का आधार लेकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि उसका शाब्दिक अर्थ एक प्रकार का होता है और छिपा हुआ अर्थ भिन्न प्रकार का होता है। मतलब शब्द में कुछ और कह रहा होता है लेकिन वाकई में उसका अर्थ भिन्न होता है, उसे कहते हैं लक्षणा। एग्जाम्पल के तौर पर गोपाल उल्लू है, हालांकि कोई लड़का उल्लू नहीं हो सकता, मैं पहले ही बताया। आगे समझिए, शब्द गुण या काव्य गुण की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। शब्द गुण, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण कहते हैं, ठीक है, या काव्य गुण कहते हैं, वही चीज है शब्द गुण या काव्य गुण। यह रस का अनिवार्य तत्व है। जिस तरह ज्वाला में तपन विद्यमान रहती है उसी तरह रस के साथ गुण हमेशा रहता है, ठीक है। इसके प्रकार की बात की गई है तो इसके जो आपके शब्द गुण या काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद, माधुर्य और ओज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नाचीज और दारुण शब्दों के अर्थ को लिखना है। तो नाचीज का अर्थ है तुच्छहीन और दारुण का अर्थ है गरीब, विपन्न या करुण, ठीक है, ये चीज है। नाचीज का अर्थ है तुच्छहीन, दारुण का है गरीब, विपन्न और करुण। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। सिंपल है, सबको पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। छोटा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी। तो उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय जो सार्थक शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। यानी जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग, और जो बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर दे उसे हम कहेंगे प्रत्यय। निपात किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन। निपात वो शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, वे निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे ही, टक, मात्र, भर, भी, तो आदि। मतलब जो शब्द किसी वाक्य के अंत में लगा दिए जाते हैं जिससे उसको बल मिलता है, जिससे उसकी विशेषता बढ़ जाती है। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की क्या विशेषता होती है? मतलब जिस कविता में प्रसाद गुण होता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो इस गुण से काव्य की उल्लास आ जाता है, काव्य में उल्लास आ जाता है, मतलब एक खुशी आ जाती है उस काव्य को पढ़ने में, है ना, एक अलग सा उल्लास अनुभव होता है। इस गुण का प्रयोग प्रायः सभी रसों में किया जाता है। प्रसाद गुण का प्रयोग सभी रस
सभी रस मतलब श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, इनमें सभी रसों में प्रयोग करते हैं। प्रसाद गुण से संबंधित कविता के फलस्वरूप संवेदनशील का चित्त प्लाविन हो जाता है, अर्थात संवेदनशील के चित्त एवं मन में अर्थपूर्णता व्याप्त हो जाता है। ये आपके गुण हैं और मुख्य रूप से क्वेश्चन प्रदान करने का तात्पर्य रहता है, लेकिन जितना कोशिश हो सकता है मैं आपको समझा भी देता हूं। और हाँ, इसका जो आंसर है मैं पूरा फोटो वीडियोज के बाद मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम में शेयर कर दी जाती है, तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर करने। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।